Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As you all know, we have completed chapter number 18. Now we are going to start short question answers. तो चलिए देखते हैं कि पहला short question क्या है. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर नंबर 18 के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह थॉरली पढ़ लिया है तो आपके लिए इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ द होल्स इन पी टाइप सब्सटेंस. आप जानते हैं कि एन टाइप सब्सटेंस में आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं. अगर आप एन टाइप मटेरियल को देखें जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं और आप इसे कनेक्ट करें एक बैटरी के साथ, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. और इसको आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. सिमिलरली अगर आप पी टाइप मटेरियल को देखें तो पी टाइप मटेरियल्स में होते हैं एक्सेस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ होल्स, जिन्हें आप कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं. अगर आप पी टाइप मटेरियल को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल्स के पॉजिटिव चार्ज की वजह से उन्हें रिपेल करेगा और नेगेटिव उन्हें अट्रैक्ट करेगा और एक कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इसे आप कह सकते हैं कि करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो ये बेसिकली डिफरेंस होता है एन मटेरियल और पी मटेरियल में पार्टिकल्स की मूवमेंट का. इसी को अगर आप रिटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे. In n-type material, majority charge carriers are electrons. When we connect a battery with n-type substance, then electrons will move from नेगेटिव टर्मिनल, जिसे आप लो पोटेंशियल भी कहते हैं, लो पोटेंशियल टू पॉजिटिव टर्मिनल. जिसे आप हाई पोटेंशियल कहेंगे. सो ये पहला पॉइंट हमारा एन टाइप मटेरियल के बारे में था कि जब भी आप एन टाइप मटेरियल जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं उसे किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. सिमिलरली अगर हम पी टाइप मटेरियल की बात करें तो इन पी टाइप मटेरियल majority charge carriers
are holes. Are holes. When we connect a battery holes will move from positive terminal, जिसका दूसरा नाम क्या है जी, जिसको आप हाई पोटेंशियल भी कहते हैं, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव टर्मिनल, जिसे आप क्या कहेंगे, लो पोटेंशियल. So, in P-type material, holes will move from higher potential to lower potential, और जो करंट होल्स जनरेट करते हैं इसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट. और जो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है. सो ये था कि आपके पास एन टाइप और पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन और होल्स की मूवमेंट बैटरी के टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होती है. अगर आप इनकी स्पीड या इलेक्ट्रॉन और होल्स की मूवमेंट का कंपैरिजन करें तो एन टाइप मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स 2-3 टाइम्स फास्टर मूव करते हैं एज कंपेयर टू होल्स. आप इस पॉइंट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं. इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन विल मूव 2-3 times faster than holes in P-type material. मटेरियल भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस भी लिख सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का बड़ी डिटेल में आंसर. चलिए देखते हैं कि आपके सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस. डियर स्टूडेंट्स, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल बना किस तरह से था ये जरा देखते हैं. एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हमने प्योर सेमीकंडक्टर में 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की. अगर प्योर सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन है तो 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करने से 5th ग्रुप की इम्प्योरिटीज का जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा बॉन्डिंग के लिए. लेकिन क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 5th ग्रुप की पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को 5th इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. सो ये 5th इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका बनेगा एन टाइप मटेरियल. लेकिन आपने देखा कि यहां हमने किसी भी किस्म का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिस्टर्ब नहीं किया. यानी प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस का जो प्रोपोर्शन है वो आपका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहीं चेंज नहीं हो रहा, यानी इनका बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा. इसका एन टाइप जो नेम है वो जस्ट बिहेवियर वाइज है
कि हमारे पास एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जिसकी वजह से हम इसे एन टाइप मटेरियल बोलेंगे। सिमिलरली अगर आप पी टाइप मटेरियल देखें तो पी टाइप मटेरियल बनेगा थर्ड ग्रुप की ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करने से। जैसे ही आपने थर्ड ग्रुप की ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की प्योर सिलिकॉन में, तो आपके पास इस इंप्योरिटी के आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स की तो बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन जो फोर्थ साइड होगी इंप्योरिटी की, वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हुआ और सराउंडिंग में मौजूद सिलिकॉन के एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और हमारे पास बनेगा पी टाइप मटेरियल, जिसमें कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा। लेकिन इसमें भी कहीं पर भी आपको नेट पॉजिटिव चार्ज नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिस्टर्ब नहीं किया। जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो सेम है। सो जब नेट चार्ज हमारे पास हो तो उसके लिए या तो नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होने चाहिए या पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन हमारे पास इनका बैलेंस बराबर है। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। सो नेट चार्ज इस केस में भी 0 ही होगा। सो चाहे हमारे पास एन टाइप मटेरियल हो चाहे पी टाइप मटेरियल हो, नेट चार्ज दोनों केसेस में 0 रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को आंसर की फॉर्म में लिखते हैं। पहले आप लिखेंगे द नेट चार्ज on n-type or p-type substance is zero। इसकी रीजन क्या है? रीजन आपको अभी मैंने बताई कि फिफ्थ या थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड होने से हमारे पास प्रोपोर्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो पहले हम एन टाइप में बताते हैं। इन एन टाइप मटेरियल वी ऐड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, we add pentavalent impurity and majority charge carriers are electrons, whereas in p-type material we add trivalent impurity and majority charge carriers are holes. In both cases, all atoms are electrically neutral. सब एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। द proportion of negative and positive charges does not changed.
सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि चाहे एन टाइप मटेरियल हो चाहे पी टाइप मटेरियल हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये जस्ट कन्वेंशनली उनके बिहेवियर बेस्ड नेम्स हैं। ये एन टाइप या पी टाइप उनके नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट नहीं कर रहे। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द एनोड ऑफ अ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बाइस्ड। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक डायोड है और उसका एनोड 0.2 वोल्ट मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू कैथोड। तो क्या ये फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग? इसका आंसर लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास एक डायोड है तो उसकी दो साइड्स होंगी, एक कहलाती है पी साइड और एक कहलाती है एन साइड। पी साइड को हम बोलते हैं एनोड और एन साइड को बोला जाता है कैथोड। अगर हम इस डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करना चाहें तो इसका एनोड कनेक्ट होगा विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और कैथोड कनेक्ट होगा विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये बाइसिंग हमें ये बताती है कि एनोड हायर पोटेंशियल पर है एज कंपेयर टू कैथोड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हायर पोटेंशियल कहलाता है। सो इसके अकॉर्डिंग जब फॉरवर्ड बाइसिंग हो तो हमारा एनोड हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपके डायोड का एनोड 0.2 वोल्ट मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू कैथोड, जिसका मीनिंग ये हुआ कि एनोड हायर पोटेंशियल पर है एज कंपेयर टू कैथोड, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग ही होगी। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डायोड तो फॉरवर्ड बाइस्ड ही है, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 0.2 वोल्ट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये डायोड करंट फ्लो करवाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में या नहीं, तो इसका आंसर देने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये डायोड सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का। अगर सिलिकॉन का है तो उसमें बैरियर पोटेंशियल होगा 0.7 वोल्ट का, और अगर जर्मेनियम का है तो बैरियर पोटेंशियल होगा 0.3 वोल्ट का। सो दोनों केसेस में पोटेंशियल 0.2 वोल्ट से ज्यादा है। सो हमारा ये वाला डायोड अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ है तो दोनों केसेस में करंट की वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि 0.2 वोल्ट, 0.3, 0.7 दोनों बाइसिंग रिक्वायरमेंट से कम का पोटेंशियल है। सो ये डायोड होगा तो फॉरवर्ड बाइस्ड, लेकिन अगर ये जर्मेनियम या सिलिकॉन का हुआ तो ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। सो अब इसी आंसर को हम वर्डिंग की फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो आप लिखेंगे यस, डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड। डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड। अब आप अपने इस आंसर की ऑब्वियसली रीजन बताएंगे। रीजन में क्या है जी कि पहले आप बताएं, इन फॉरवर्ड बाइसिंग डायोड की बजाय आप लिखें एनोड। इन फॉरवर्ड बाइसिंग एनोड ऑफ डायोड is always at higher potential as compared to cathode. As compared to cathode in given question
एनोड is 0.2 volt positive as compared to cathode, so it is forward biased. ये तो इसकी एक टू द पॉइंट आंसर हो गया। दूसरा, हम अगर कहें कि ये डायोड कंडक्ट करेगा करंट या नहीं तो उसकी रीजन लिखेंगे, दिस डायोड विल नॉट कंडक्ट if it is made of germanium or silicon, because for silicon barrier potential कितना था? बैरियर पोटेंशियल था 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल था 0.3 वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस सिचुएशन में डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होने के बावजूद भी करंट कंडक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल से बहुत ही कम है। लेकिन है वो फॉरवर्ड बायस्ड क्योंकि एनोड हायर पोटेंशियल पर है एज कंपेयर टू कैथोड। ये तो था 18.3। अब चलिए देखते हैं 18.4 शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ 18.4। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। पहले हम देखते हैं कि डिप्लीशन रीजन क्या था और हमने इसे कैसे बनाया था। जब आप P और N टाइप मटेरियल को ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में बनता है PN जंक्शन। जैसे ही PN जंक्शन बना, N रीजन के इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द P रीजन। इलेक्ट्रॉन जब P रीजन में एंटर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करते हैं विद होल्स ऑफ P रीजन। जहां से N रीजन से इलेक्ट्रॉन आता है वहां वो जनरेट करता है एक पॉजिटिव आयन, और जिस जगह P रीजन में वो डेफिशिएंसी को या होल को फिल करता है वहां बनता है एक नेगेटिव आयन। सो इनिशियली आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी के साथ डिफ्यूज होंगे फ्रॉम N साइड टू P साइड, और हमारे पास बनेगी दो लेयर्स, एक बनेगी पॉजिटिव चार्ज लेयर और दूसरी बनेगी नेगेटिव चार्ज लेयर एट द PN जंक्शन। इनिशियली इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से डिफ्यूज होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि ये जो बीच में बैरियर पोटेंशियल बना, इसका जो नेगेटिव लेयर है वो N रीजन के मजीद इलेक्ट्रॉन को P रीजन की तरफ नहीं आने देगा, और इलेक्ट्रॉन जिन्हें आप फ्री चार्ज कैरियर्स कहते हैं वो इस बैरियर पोटेंशियल के अक्रॉस अब मूव नहीं कर पाएंगे। सो ये जो बीच में बैरियर बना, इसी बैरियर को डिप्लीशन रीजन भी बोला जाता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन वो जगह है जहां पर आपके पास अब कोई भी मूविंग पार्टिकल आपको नजर नहीं आ रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां मूव नहीं कर रहा। सो डिप्लीशन वर्ड इंडिकेट करता है बेसिकली किसी चीज की कमी को, डेफिशिएंसी को, या आप इसे सिंपली यूं भी कह सकते हैं कि ये वो जगह है जो फ्री चार्ज कैरियर से खाली है। क्योंकि यहाँ कोई फ्री चार्ज कैरियर मूव नहीं कर रहा, सो यहाँ फ्री चार्ज कैरियर की कमी, डेफिशिएंसी होने की वजह से इस जगह को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन,
विच इज फ्री फ्रॉम फ्री चार्ज कैरियर्स, यानी यहां हमें कोई फ्री चार्ज कैरियर नजर नहीं आ रहा। जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही नेगेटिव आयंस हैं, सो ये पोर्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। सो इस रीजन की वजह से इसे बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका डिप्लीशन रीजन वो एरिया, वो जगह है डायोड के अंदर जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर मूव नहीं कर रहा। सो इसे आप कहेंगे चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। सो इसका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, डिप्लीशन रीजन is formed when electrons in n region will diffuse towards the p region in a diode. When electrons will diffuse a layer of positive and negative charges is formed at p-n junction. So no free charge carriers can move across this depletion region. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो रीजंस हैं कि किस तरह डिप्लीशन रीजन बनेगा और वो किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टॉप कर देगा अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन या अक्रॉस द बैरियर पोटेंशियल। सो अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या बनेगा। 18.5 की स्टेटमेंट ये है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। इसको लिखने से पहले हम देखते हैं कि जब आप किसी भी डायोड को फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों बाइसिंग उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ को किस तरह चेंज करेंगी। आपने देखा कि हमने एक डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट किया, विच मीन्स के डायोड का पी रीजन कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी और एन रीजन डायोड का कनेक्टेड है विद नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। दोनों जो साइड्स हैं एन रीजन और पी रीजन, दोनों साइड्स को बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स रिपेल कर रहे हैं और दोनों रीजन बैरियर पोटेंशियल की तरफ पुश उनको मिल रहा है, इनवर्ड पुश मिल रहा है। और इस इनवर्ड पुश की वजह से जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी विड्थ आपको कम होती नजर आ रही है। सो इस सिचुएशन में जब आप डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करते हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाती है और आपके पास सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसके बरक्स रिवर्स बाइसिंग में देखें तो रिवर्स बाइसिंग में हम इसी डायोड को
रिवर्स कनेक्शंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। आपने देखा कि डायोड का पी रीजन इस वक्त बैटरी की नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है और डायोड का एन रीजन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इस सिचुएशन में यानी रिवर्स बायसिंग में बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एन और पी रीजन को बाहर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके डिप्लीशन रीजन की विड्थ आपको बड़ी होती नजर आ रही है। इस केस में डिप्लीशन रीजन, जिसको आप बैरियर पोटेंशियल भी कह सकते हैं, वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से रिवर्स बायसिंग में आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आपने देखा कि किस तरह फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन चेंज हुई। इसी को अब हम वर्डिंग में लिखेंगे कि जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, इन फॉरवर्ड बायसिंग width of depletion region decreases and current due to electrons in n region will move in the circuit. दूसरा हमसे रिवर्स बायसिंग का पूछा गया है। इन रिवर्स बायसिंग आपने देखा कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाती है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन increases and no current will flow in the circuit. ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि किस तरह फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज या इंक्रीज होती है और वो इफेक्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन सिलिकॉन डायोड से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट इमिट लाइट। सिलिकॉन से बना हुआ डायोड लाइट इमिट नहीं करता, क्योंकि हमने जब एलईडी वाला टॉपिक, जिसे आप लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, वो पढ़ा था, तो हमने देखा था कि अगर आप सिलिकॉन का डायोड बनाते हैं तो वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन और वो कंबाइन करे, या जिसे आप रिकंबाइन भी बोलते हैं, if the electrons will recombine with the holes in p region, then during recombination they will emit light. लेकिन वो लाइट सिलिकॉन डायोड के केस में विजिबल रीजन में नहीं होती, क्योंकि वो सिंपली हीट रेडिएशंस होती हैं या इनविजिबल रीजन की लाइट होती है, सो वो आपको नजर नहीं आती। हमने एलईडी वाले टॉपिक में ये देखा था कि अगर आप गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड यूज करें तो उन सिचुएशंस में आपको कलरफुल लाइट मिलेगी और वो आप देख सकेंगे। लेकिन सिलिकॉन के केस में क्योंकि लाइट तो इमिट होती है लेकिन वो इनविजिबल रीजन में होने की वजह से हमें नजर नहीं आती। और सेकंड रीजन ये है कि आपका सिलिकॉन मटेरियल ओपेक होता है, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, सो उसमें से जो लाइट इमिट होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन, वो लाइट ओपेक नेचर होने की वजह से
सिलिकॉन से बाहर ही नहीं आ सकती। सो अगर सिलिकॉन वैसे ट्रांसपेरेंट भी होता तो लाइट इनविजिबल है, सो वो हमें नजर ही नहीं आ सकती थी। सो ये दो रीजंस हैं, एक तो सिलिकॉन ओपेक होने की वजह से, और सेकंड जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो इनविजिबल रीजन में होती हैं। सो सिलिकॉन डायोड लाइट इमिट नहीं करता, तो हम लिखेंगे ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड will emit light, but this light is in the form of heat radiations which are invisible. सेकेंड रीजन हम वही लिखेंगे कि सिलिकॉन इज ओपेक। सो इन दो रीजंस की वजह से हमें सिलिकॉन डायोड अगर यूज किया हो तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन जो लाइट इमिट होती है वो हमें नजर नहीं आती। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपके 18.1 से लेकर 18.6 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।